हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आपके 20 तारीख के साइंस के एग्ज़ाम के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आए हैं। सिर्फ उनको पढ़ के अगर आप जाते हैं तो भी आपके 90% स्कोर फिक्स है। 100% कह रहा हूं, 90% स्कोर आपके आएंगे ही आएंगे। और इस लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ भी हम सेंड करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो आप टेलीग्राम को भी दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पीडीएफ मिल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ऑलरेडी क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्विक रिवीजन्स। तो इस लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं। सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करके आप बोर्ड में 90% स्कोर 101% गेन कर सकते हैं। इस लेक्चर के साथ साथ हम आपको जैसा कि बताए कि टेलीग्राम पे हम आपको पीडीएफ देंगे, तो इसलिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो आपको पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ को आप थॉरोली पढ़ सकें। तो क्लास 10th की साइंस की हम बात करें तो 3 सेक्शन में जैसा कि डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो दूसरा चैप्टर है वो लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों है, और फिर थर्ड जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को डिसाइड करने की कोशिश करें, डिस्कस करने की कोशिश करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन, कैसे इसका फॉर्मूला डेराइव हुआ और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी जो V इज इक्वल टू आई आर है स्टेटमेंट, इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, एक दूसरे से कैसे रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट और बढ़ जाता है कि डोमेस्टिक सर्किट में, जी हाँ, डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा सर्किट यूज होता है, कौन सा कनेक्शन यूज होता है, पैरेलल या सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल्स जितने भी है, चाहे वो रेसिस्टेंट के बेसिस पे हो, करंट के बेसिस पे हो, पावर के बेसिस पे हो या हीट के बेसिस पे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का मतलब ही है आपका फार्मूला, ठीक है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। इन 3 चीजों पे आपका फिजिक्स टिका हुआ है। ये 3 चीजें आपको तैयार है तो गारंटीड ऑफ फिजिक्स में फुल मार्क्स गेन कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, थ्योरी पोर्शन फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जी हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग एकदम कर लीजिए। इसके साथ साथ एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी के अंदर आपके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को थॉरोली सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी थॉरोली सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। अगर हम इस टॉपिक में बात करें तो सबसे पहले लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपके डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से डायग्राम? रे डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों के रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इमेज कैसे फॉर्म करती है आपने पढ़ा होगा ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केसेस का, लेंस और मिरर के, जिसमें 6-7 केसेस होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपका मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला कैसे डिराइव होता है, मैग्निफिकेशन का क्या कंसेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है कि कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर। क्या पोजीशन रहेगा उसका, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? v निकालना है। v के साथ साथ आपको हाइट भी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं हाइट?
एक हाइट तो दिया नहीं है, तो आपका मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। इसके अलावा एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई एंड विजन डिफेक्ट। विजन डिफेक्ट में हम बात करें तो आप लोग 4 विजन डिफेक्ट पढ़े होंगे। पहला आपने पढ़ा होगा मायोपिया, मायोपिया पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने दूसरा पढ़ा होगा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा होगा, मेट्रोपिया पढ़ा होगा। इसके अलावा तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा एस्टिमेटिज्म। इसके अलावा पांचवा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉरी चौथा आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेस बायोपिया, और इसी में आप ऐड कर सकते हैं कैटरैक्ट भी। तो इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। बाकी आप प्रेस बायोपिया एंड एस्टिमेटिज्म और कैटरैक्ट भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी न्यूमेरिकल सेम इलेक्ट्रिसिटी की तरह करना है। आपको बुक्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको थॉरोली सॉल्व करना है, और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसे थॉरोली सॉल्व करनी है। और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ध्यान रखिएगा एग्जाम में आएगा ही आएगा, रे डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। अगर आप रे डायग्राम नहीं कर पाएंगे तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल विद डायग्राम। राइट हैंड थंब रूल भी है, जी हाँ, राइट हैंड थंब रूल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एग्जांपल्स के साथ, जिसमें आपको सोलेनॉइड का कंसेप्ट और बार मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट के बीच का डिफरेंस, ये दोनों चीजें आ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट के बीच का डिफरेंस, ये चीजें आ जाती हैं। जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हम केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखें तो आपके पास टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड बेस एंड साल्ट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, मेटल एंड नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं पहले चैप्टर में जो है आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में बैलेंसिंग, बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इट्स बिकॉज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग पास टाइप के रिएक्शन पढ़े होंगे जिसमें कॉम्बिनेशन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है। साथ साथ में आपने पढ़ा होगा डी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके अलावा आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा आपने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। और इसके अलावा पांचवा आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। और जिस रेडॉक्स रिएक्शन में हम बताएं आपको तो दो चीजें आ जाती है आपके साथ, रेडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन दोनों आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा केमिकल्स इक्वेशंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये समझ लीजिए ये रामबाण है, ये आना ही आना है। केमिकल इक्वेशन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपके पास आता है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे आप एग्जांपल्स दे के बताएंगे। इसके अलावा आपका टूथ इनेमल जो होता है वो खराब क्यों होता है, डिके क्यों होता है जब हम बहुत ज्यादा स्वीट्स खा लेते हैं। इसके अलावा पीएच स्केल और पीएच स्केल की इंपॉर्टेंस एसिड बेस एंड साल्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपके पास होमोलॉगस सीरीज आ जाता है, जिसे आपको एग्जांपल के साथ देना है। आपको पता होगा CH2 के डिफरेंस के साथ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होमोलॉगस सीरीज बनाता है। चाहे आपका वो एल्केन हो या मतलब चाहे वो आपका एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो,
तो ये होमोलॉगस सीरीज पे कैसे आते हैं ये देख लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम। जी हाँ, जितने भी रिएक्शन बता रहा हूँ ये याद कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा गारंटीड। आप लोग एग्जाम दे के आके हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कैसा एग्जाम गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाता है वो है आपका स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। जी हाँ, स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दे दीजिएगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट में केमिस्ट्री में, तो मेटल एंड नॉन मेटल आता है। मेटल एंड नॉन मेटल में वाई सोडियम स्टोर इन केरोसिन। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड विथ एग्जांपल। इसके बाद हम बताएं मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल प्लस एसिड बेस एंड सॉल्ट को अगर हम कंबाइन करें, एसिड बेस एंड सॉल्ट को कंबाइन करें तो इनका रिएक्शन कुछ जाना पहचाना सा है, यानी जस्ट अपोजिट है। अगर हम बात करें तो दोनों में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अगर हम एसिड बेस की बात करते हैं, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, सिमिलरली मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ और बेस के साथ। इसके अलावा एसिड का रिएक्शन आपके मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है वो भी। फिर इसके अलावा आ जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होता है, यानी कि बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है किसी भी एसिड का, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके अलावा आपके पास जो रिएक्शन आएगा वो आएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का जो कंसेप्ट है वो, तो उसका रिएक्शन कैसे होता है एसिड और बेस के साथ। तो मेटल नॉन मेटल का भी आपस में जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, तो ये जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी में आपके कुछ 5 चैप्टर्स आ जाते हैं। पहला है आपका लाइफ प्रोसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चौथा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पांचवा है आवर इन्वायरमेंट। तो अगर इसमें हम एक एक चैप्टर वाइज देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस में आपका आ जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन विथ लेबल डायग्राम। जी हाँ, बायोलॉजी का मतलब हो गया डायग्राम, और डायग्राम ऐसा ही नहीं, डायग्राम का कंडीशन क्या होना चाहिए, डायग्राम का कंडीशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए और साथ साथ में लेबल्ड होना चाहिए, नाम जरूर होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है हाउ डज ह्यूमन हार्ट फंक्शन, ड्रॉ अ नीट डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम आ गया ना, तो हार्ट वाला जो क्वेश्चन है कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे 4 चेंबर आपस में फंक्शन करते हैं, कैसे पुलमोनरी आर्टरी, कैसे पुलमोनरी वेन फंक्शन करती हैं, कैसे आर्टरीज और वेन फंक्शन करती हैं, इसके अलावा उसका एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंपेयर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप रेस्पिरेशन के तीनों टाइप्स लिख सकते हैं, जिसमें एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लैक ऑफ एयर, तीनों चीजें आप इजिली लिख सकते हैं, जो डायग्राम छोटा सा आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हाउ डज ह्यूमन नर्वस सिस्टम वर्क, कैसे वर्क करता है, और इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, इसके अलावा लाइफ प्रोसेस में एक चीज छूट गया जो है आपके पास एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल्स के साथ, जिसमें आपके एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन एंड बर्डिंग वगैरह आ जाता है, और सेक्सुअल में जो प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस पूछ सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस पूछ सकता है। इसके अलावा डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस विद डायग्राम, डायग्राम यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, तो हेरिडिटी में आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हाउ डू ट्रेड्स गेट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे आते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो एक वर्ड है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा सकता है। इसके अलावा एक्सप्लेन द ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। तो अभी हम जो डिस्कस किए हैं वो आपके साथ हम डिस्कस किए हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ साथ में बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, जो फिजिक्स है, फिजिक्स ज्यादातर जो बेस्ड है वो आपका डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन और प्लस न्यूमेरिकल के बेस पे है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आप पे किस पे डिपेंड करता है, केमिस्ट्री आपके इक्वेशंस पे डिपेंड करता है, इक्वेशन प्लस रिएक्शन, यानी आपके इक्वेशंस और रिएक्शन बैलेंस्ड और क्लियर होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह आपको पूरा याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बायो की बात करें तो बायो थ्योरी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाता है बायो में डायग्राम। डायग्राम और नॉर्मल डायग्राम नहीं, डायग्राम भी आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए और लेबल्ड होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के दृष्टिकोण से, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। इसके बाद इन तीनों को डिवाइड करके, मान लीजिए आपने एक दिन आपका डे 1 आपने फिजिक्स कर लिया, डे 2 आपने केमिस्ट्री कर लिया, डे 3 आपने बायोलॉजी कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसे थॉरोली देखना है, यानी जो टेक्स्ट बुक का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसे थॉरोली देखना है, अच्छे से रिवाइज करनी है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा आपने प्री बोर्ड दिए होंगे, ठीक है, प्री बोर्ड के साथ साथ आपने बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे, उनको भी थॉरोली रिवाइज कर लेनी है, उन सभी क्वेश्चंस पेपर और सैंपल पेपर को। और जो मिस्टेक आप प्री बोर्ड्स में किए हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, जिन जिन क्वेश्चंस में आपके नंबर कटे हैं, उनको देख के इंप्रूव कर लेना है, ताकि बोर्ड वाले एग्जाम के दिन वो गलतियां ना हो जो गलतियां आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको सारे फार्मूला, सारे रिएक्शन और डायग्राम डेली एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अभी 4 दिन है आपके पास, डेली एक एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप 2 सैंपल पेपर थॉरोली सॉल्व कीजिए, अपने मिस्टेक को एनालाइज कीजिए और जो भी वीक एरियाज आपको फाइंड हो रही हैं, जो भी लग रही हैं कि आपकी वीक एरियाज है, उन वीक एरियाज पे वर्क कीजिए। इसके साथ साथ नीट एंड डायग्राम जरूर बनाइए ताकि आसानी से नंबर आपको मिल सके। देखिए, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप जितना अच्छा डायग्राम बना देंगे ना, बायो का टीचर आराम से नंबर दे देता है। जो भी पेपर चेक करता है ना, जब वो डायग्राम देखता है ना, तो उसे लगता है कि बच्चा डायग्राम अच्छा बनाया, तो इसका मतलब एक्सप्लेन अच्छा ही होगा, और वो उस चक्कर में नंबर आपको फुल दे देगा। इसके अलावा आपको बहुत ही काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं। आप कम से कम 7 से 8 घंटे का फुल स्लीप लीजिएगा, मॉर्निंग में एकदम फ्रेश होके जाइएगा, और जब आप क्वेश्चंस पेपर को पढ़ें तो सबसे पहले उसे 3 सेक्शन में डिवाइड कीजिएगा, इजी, मॉडरेट एंड टफ। और मेरा जो सजेशन है वो ये है कि सबसे पहले आप सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपका फ्रेश माइंड रहेगा, आप फटाफट 10 मिनट के अंदर एमसीक्यू कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको जो सेक्शन इजी लगे उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर मॉडरेट वाले को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद आप टफ वाले सेक्शन को सॉल्व कीजिएगा। लास्ट में 10 से 15 मिनट सेव करके सभी चीजों को एक बार थॉरोली रिवाइज जरूर कीजिएगा। कॉन्फिडेंट रखिए, एग्जाम अच्छा होने वाले हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखिए, और जितना मैंने आपको बताया इन 3 दिनों में कवर करके जाइए, आपके 90 प्लस स्कोर गारंटीड है आएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।